अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक ख़बर से, और ये ख़बर आई है क्रिकेट की दुनिया से। क्रिकेट की दुनिया से वो वाली ख़बर नहीं है कि पाकिस्तान जीत गया या पाकिस्तान हार गया। ये ख़बर है एक खिलाड़ी के मुसलमान होने की। क्रिकेट वेबसाइट है क्रिकेट ट्रैकर, और इसके अलावा भी जो इस खिलाड़ी का जो ऑफिशियल अकाउंट्स है सोशल मीडिया, वहाँ पर भी अनाउंस हो चुका है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से एक वनडे इन्होंने खेला, 7 T20 मैचेस खेले। बॉलर इनका नाम है जी जॉन फोर्टेन, BJOURFORTUIN। जॉन फोर्टेन इनका नाम है, और इन्होंने हाल ही में शादी भी की और इस्लाम भी कबूल किया। तो ये बड़ी खुशी की खबर है, और इन्होंने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर ये ख़बर शेयर की। पहले इनकी बीवी ने ख़बर शेयर की, फिर उसके बाद इन्होंने भी शेयर की ये ख़बर, और दोनों इस हवाले से बहुत खुश हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि जी रमज़ान के महीने में हमने इस्लाम कबूल किया है, और इन्होंने जॉन फॉर्चून ने अपना नाम जो है वो इमाद रखा है। अच्छा जी, इमाद फॉर्चून अब इनका नाम हो गया है। तो ये एक खुशी की खबर है। अच्छा, अब इनके अलावा भी कोई खिलाड़ी हैं? इनके अलावा भी बिल्कुल। अच्छा, वैसे तो आप अगर सर्च करें वो खिलाड़ी या वो क्रिकेट की अगर हम बात करें, वो क्रिकेटर जिन्होंने अपना मजहब चेंज किया, तो वो जो खिलाड़ी हैं वो आपको मिल जाएंगे। और उसमें से ऐसे भी हैं कि जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर वो बुद्धिज़्म की तरफ चले गए या हिंदुइज़्म की तरफ चले गए, ऐसे भी मिल जाएंगे। लेकिन उनका हम जिक्र नहीं कर रहे, हम जिक्र कर रहे हैं उन खिलाड़ियों का जिन्होंने किसी और मज़हब से इस्लाम में वो आए, बिल्कुल इस्लाम में दाखिल हुए। तो एक तो हम साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर की हमने बात की, ये फॉर्चून, जिन्होंने अभी पाकिस्तान वाली जो है सीरीज़ में भी वो थे, और इन्होंने वैसे जो है वो एक वनडे खेला था और 6 T20 मैचेस इन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से खेले थे। अब इनके अलावा जो खिलाड़ी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, एक और खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के ही वेन पार्नेल। अच्छा। वेन पार्नेल जो है उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था। ये हैं जी वेन पार्नेल, और इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो इन्होंने ये इनकी बड़ी अच्छी तस्वीर है ये, जिसमें ये बड़े ज़बरदस्त ये जो है वो इस्लामिक अटायर में नज़र आ रहे हैं। इनकी एक और शादी की तस्वीर है, अगर वो भी हमारे साथ, तो ये देखें बेगम के साथ, खूबसूरत, इस कदर खूबसूरत तस्वीर और इस कदर प्यारा कपल लग रहा है ये, माशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा, वेन पार्नेल जो है ये लेफ्ट आर्म पेसर थे साउथ अफ्रीका के, और इन्होंने भी साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। इन्होंने जो इस्लाम कबूल किया था, तो ये कहते हैं कि जी हाशिम आमला बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के, और उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। और इमरान ताहिर भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस्लाम के करीब में साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस था, ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो था वो इनके ऊपर हाशिम आमला का था। अच्छा, हाशिम आमला ने तो आम तौर पर भी मुसलमानों को भी बड़ा इंस्पायर किया है, बहुत ज़्यादा। हाशिम आमला की तो एक अलग ही प्रोफाइल है, वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है। अच्छा, और इनके अलावा एक और खिलाड़ी जो कि क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में दाखिल हुए, वो पाकिस्तान के यूसुफ योहाना जो थे, और उसके बाद में मोहम्मद यूसुफ हुए। अच्छा, कभी कभी तो ऐसा हुआ है नाम उनका जहन में चिपका हुआ है कि मुंह से यूसुफ योहाना ही निकलता है, वो थे ना योहाना किधर है जी। अच्छा, उन्होंने भी अपनी बीवी को भी फिर इस्लाम कबूल करवाया था, तो भी इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया था। और यूसुफ ने अपने इंटरव्यूज़ में ये बताया कि वो किससे मुतासिर हुए, वो तबलीगी जमात से मुतासिर हुए। अच्छा। और तबलीगी जमात का एक नेटवर्क हम जानते हैं कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, मौलाना तारिक जमील भी उसी नेटवर्क के एक रुकन है, बड़े अहम रुकन है। जुनैद जमशेद साहब, जी, बहुत सारे लोगों को तबलीग से बहुत मुतासिर हुए। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर एक चीज़ है, वो ये कि ये जो लोगों को इंस्पायर करना है अपनी पर्सनैलिटी से, ये इस्लाम की तरफ बुलाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल। हम पर्सनैलिटी पर तवज्जो नहीं दे रहे होते, तबलीग कर रहे होंगे, हम लोगों को कहेंगे इस्लाम अच्छा है, झूठ भी मैं बोलूंगा, लेकिन हमारी पर्सनैलिटी में वो इस्लाम नजर नहीं आएगा। ये जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स होते हैं ना, उनसे इंस्पायर होकर लोग इस्लाम को देखिए, बच्चे भी तो देखते हैं ना, बिल्कुल। तो यानी कि दिमाग को या आपकी बिहेवियर को सबसे ज्यादा जो चीज मुतासिर करती है वो यही है कि वो देखकर कॉपी करने लग जाएं। एक्टर्स को भी लोग देखते हैं, कॉपी करते हैं, कपड़े पहने हुए हैं उन जैसे, तो भाई इन जैसा हमने हेयर स्टाइल बनाना है, दाढ़ी इन जैसी रखनी है। तो आपकी इमिटेशन जो है, आपका अपना किरदार और आपका अपना बिहेवियर बहुत मैटर करता है जब आप दीन की तबलीग कर रहे होते हैं। अब जी हम चलते हैं, हमारा सेगमेंट है जी इल्म अमल।
जी, तो इल्म अमल में नाजरीन आज हम बात करेंगे, डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब हमारे साथ स्कॉलर हैं, वो मौजूद होंगे, और सब्र पे बात करेंगे। सब्र यानी रुकना और बाज रहना, खुद को उस चीज़ से रोकना जिस पर रुकने और डटे रहने का अकल और शरीयत जो है वो तकाजा कर रही है, और शरीयत जो है ये तकाजा भी करती है, तो इसको सब्र कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, और सब्र करो बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अनफाल की आयत नंबर 46 है। और आज अगर हम अपने आसपास देखें, नफ्सा नफ्सी का दौर है, इस दौर में सब्र की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि आपको अनसेटिस्फैक्शन होने लग जाती है। बहुत सारी चीज़ें आपके पास होंगी और होते हुए भी आप जो है अनसेटिस्फैक्शन किस्म की एक फीलिंग आपके अंदर होती है कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, हालांकि आपके पास बहुत कुछ है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो हम सब्र क्यों नहीं करते, और सब्र का तरीका क्या है, किस तरह से अपने अंदर ये सब्र की फीलिंग जो है वो पैदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला को सब्र करने वाले पसंद हैं। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद ज़हीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैर साहब, आप भी बड़ा सब्र कर रहे होते हैं जब हम अपना प्रोग्राम का आगाज कर देते हैं और आप सुन रहे होते हैं, फिर आपकी बारी और आती है, हम बोलते चले जाते हैं और बोलते चले जाते हैं। तो ये सब्र का मामला इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, सब्र ही का इम्तिहान है इस दुनिया की जिंदगी में। कुरान मजीद को जब हम पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि ये जिंदगी का इम्तिहान जिसमें अल्लाह ने हम सब इंसानों को डाला है, वो या शुक्र का इम्तिहान है या सब्र का इम्तिहान। या अल्लाह ताला आपको कुछ दे के आजमाता है या आपसे कुछ लेके आजमाता है। सब्र का इम्तिहान ये है कि आपको एक नजरिया, एक नुक्ता नजर, एक आपका ईमान कन्विंस किए हुए है जिंदगी के बारे में, लेकिन आपको कदम कदम पर मुश्किलात आती हैं, कदम कदम पर आपको टेम्पटेशंस, लालच है कि जो अपनी तरफ खींचती है। तो आप इन तमाम मुश्किलात और इन लालचों के होते हुए अपने आप को अपने नजरिए पर कायम रखें, ये सब्र है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बताया है कि इंसान को आखिरत में जन्नत मिलेगी सब्र की बुनियाद। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, सूरह फुरकान के आखिर में फरमाया कि ये वो इबादुर रहमान अल्लाह के बंदे हैं जिनको ऊंचे ऊंचे महल्लात जन्नत में मिलेंगे, इस वजह से कि दुनिया में उन्होंने सब्र किया। तो सब्र असल में हमारे वजूद से इस बात का सबूत होता है कि हम जिन हकीकतों पर ईमान लाए हैं हम वाकई उनको मानते हैं। वरना जाहिर है कि जबान से तो बहुत सी चीजें मानने का दावा करना कोई मुश्किल नहीं है। उस दावे को साबित आप करते हैं जब आप मुश्किलात में और टेम्पटेशंस में, लालचों में उनको नजरअंदाज करके अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका जो अपना मुशाहिदा है जिंदगी का, उसमें आपको क्या लगता है हम कौन कौन से दुनियावी जो मामलात हैं उनमें बेसब्रे हो जाते हैं या बेसब्रे रहते हैं अक्सर ही? आपका क्या? एक तो रिस्क का मामला तो है मेरे ख्याल में सबसे बड़ा शायद होता हो इसके अंदर, जिसमें हम बेसब्रे हो जाते हैं कि बहुत जल्दी और बहुत सारा चाहिए। आप सही कह रहे हैं। लालच होती है कि जो मेरी मौजूदा मयार जिंदगी है उससे मुझे बढ़कर मिलना चाहिए, चाहे जायज चाहे नाजायज तरीके से। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें कोई क्रिटिसाइज करता है या हमें कोई जरा मुश्किल पेश आती है, कुछ तंगी, अपनी जरूरत पूरी होती हुई नजर नहीं आती, हम बेसब्रे हो जाते हैं। ये छोटे छोटे इरिटेंट्स होते हैं जो आपको इस तरफ माइल करते हैं कि आप जिस नुक्ता नजर को सही मानते हैं, यानी इस कायनात का एक खालिक व मालिक है, ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई गई है, अल्लाह ने अपने पैगंबरों के जरिए से हमें हिदायत दी है जिस पर हमें चलना है और अल्लाह की इबादत में अपने आप को मुतमईन रखना है। इन चीजों से वो हटाने की कोशिश करती है। तो मैंने गुजारिश की ना कि ये जो इरिटेंट्स होते हैं, ये जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें होती हैं, ये हमारे ईमान का इम्तिहान लेने के लिए, अगर हम इन सब के बावजूद सीधे रास्ते पर कायम रहें, अपने अखलाक का दामन न छोड़ें, अल्लाह, आखिरत और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने ईमान को मजबूत रखें, तो ये सब्र का मुजाहिरा है। और यही असल में इस बात का सबूत है कि हमने सिर्फ जबान से इन चीजों को नहीं माना, बल्कि हम इस पर पूरी तरह से मुतमईन हैं, चुनाचे हम साबिर हैं।
सही। अच्छा सर, मैं ये मुझे सूरह असर याद आती है इस वक्त, जिसमें अल्लाह ताला आखिर में वो कहते हैं ना वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। तो यानी कि वो जो हक का रास्ता है उस पर सब्र करने के मराहिल हमेशा आएंगे, ये लाजिम व मलजूम है, क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है। यानी आप यूं समझिए कि इसको यूं भी आप कह सकते हैं और यूं भी कह सकते हैं कि असल में ये सूरह मुबारका ये कह रही है कि वो लोग के जो अल्लाह के यहाँ कामयाब होंगे वो एक दूसरे को हक की तलकीन करते हैं और हक पर साबित कदम रहने की तलकीन करते हैं। इसलिए कि हक जब भी आप इख्तियार करेंगे तो मुश्किलात, तकालीफ, आजमाइशें आएंगी। ये अल्लाह का कानून है। इसलिए कि इन तकालीफ और इन टेम्पटेशंस, लालचों ही के नतीजे में तो आप साबित करेंगे कि आपने हक को माना है या नहीं माना। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या कोई ज़िंदगी में ऐसे मराहिल भी हैं कि जिसमें सब्र नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम तो हमेशा यही पढ़ते हैं कि भाई सब्र तो करना ही है, हर दफ़ा हर हाल में करना है। तालीम हासिल करते हुए मेरा ख्याल है एग्जाम से पहले पढ़ लेना चाहिए, इतना सब्र ना करेंगे फिर आप रह ही जाएं। अचानक से ये मेरे जहन में आया, मैं डॉक्टर साहब से पूछा जाए। देखिए, आप उस अमल को, उस रवैये को जिसमें आप किसी हक की तरफ, सच्चाई की तरफ बेचैनी से जाते हैं, उसको आप बेसब्री ना कहें। बल्कि असल में वो तो सच्चाई को, इल्म को, अल्लाह की तरफ से जो भी इम्कानात मारिफत के आपको मिलते हैं उसमें आप ज्यादा वालेहाना तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये तो असल में एक अच्छा अमल है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि हमें तवाज़ुन रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम मिसाल के इल्म के हुसूल में या इबादत में अपने तवाज़ुन को खो के बाकी दूसरे हुकूक को अदा करने से महरूम हो जाएं या उनको हम नजरअंदाज कर दें, जो कि बहरहाल हमारे ऊपर आए होते हैं। सो बेसब्री असल में आम तौर पर इस चीज को कहते हैं कि आप हक को छोड़कर ऐसी चीजों को इख्तियार कर रहे हैं कि जो गैर मतलूब है। अच्छा, अब ये सब्र और बर्दाश्त में क्या फ़र्क होता है, ये भी थोड़ा सा वाज़े कीजिएगा, क्योंकि बहुत मर्तबा हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं और उसे सब्र समझ रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जहाँ हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसे भी हम सब्र करके कह लेते हैं कि नहीं भाई सब्र कर लो, इस पर रुक जाओ। इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि बाज़ औक़ात बाज़ ऐसी बुराइयां होती हैं कि जिन पर हमको रिएक्ट करना है, लेकिन ये रिएक्ट करना भी एक दायरे में होना चाहिए। यानी बाज दायरे वो हैं कि जो मेरे इख्तियार के हैं और मुझे अगर उसमें कुछ गलत चीजें नजर आ रही हैं, गड़बड़ हो रही है, तो मुझे बहरहाल इक़दाम करना है। और उस वक्त बर्दाश्त करना ये कमजोरी है। बर्दाश्त करना सब्र का हिस्सा है, लेकिन आप बर्दाश्त करेंगे उन मामलात में कि जिन मामलात में आप दीन आपसे तकाजा कर रहा है कि आप सब्र करें, और इस वक्त आपके अंदर जो एक रद्द अमल पैदा हो रहा है आप उसको रोक के रखें। लेकिन ये जो बुराई को देख के रद्द अमल पैदा होता है, आप सही कह रहे हैं कि वो हर जगह ऐसा नहीं होता कि आपने अपने आप को रोकना है। उन मामलात में कि जहां आप इक़दाम कर सकते हैं, आप लोगों को रोक सकते हैं, वहां आप पर लाजिम आता है कि आप बुराई को रोकें, बशर्ते के बुराई को रोकना आपके दायरे इख्तियार के अंदर। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अच्छा, आखिरी चीज़ जो सिर्फ मैं पूछना चाहूँगा, मुख्तसरन ये भी बताइएगा मुझे कि अब ये सब्र की भी कोई डिग्रीज या कैटेगरीज होती हैं? जैसे हम सब्र जमील सुनते हैं, तो ये कोई ज़रा बड़ी डिग्री का सब्र है, ऐसा कुछ है? सब्र जमील ही सब्र है, वरना तो असल में मारे बांधे का, जबरदस्ती का बर्दाश्त करना है। भाई तकलीफ आती है, मुश्किल आती है और आप उसमें कुछ कर नहीं सकते सिवाय इसके क्या वावेला मचाएं, आप बेचैनी का इजहार करें। कहने को कोई ये कह सकता है कि ये बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन ये कोई सब्र नहीं है। सब्र तो वही है कि जो अच्छे तरीके से किया जाए। यानी आपको तकलीफ आ रही है, लेकिन आप कहते हैं कि ए खुदाया ये तेरा फैसला है, मैं तेरे फैसले पर मुतमईन। आपको कहीं से लालच आती है, आप उससे गुरेज करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, मैं इसमें दिलचस्पी नहीं रखता। अब डॉक्टर साहब, एक पॉइंट इसमें ले लें।
उसको भी क्विकली एड्रेस कर दें कि सबसे बड़ा जो आप पे आजमाइश आती है वो आपके किसी करीबी का बिछड़ना होता है और उसकी डेथ होती है। पेरेंट्स ने औलादों की भी डेथ देखी है और औलादें जो हैं वो पेरेंट्स की, ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि वो ज़्यादातर हम देखते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी इज़्तिराबी कैफियत में है कि उनको देख कर ही आपको ये लग रहा है कि अब तो इनकी हालत बहुत ख़राब है, वालिद चले गए या बच्चा चला गया, उनको हम कैसे कहें कि आप सब्र कर लें? मतलब एक दफ़ा मैंने किसी को कहा तो उन्होंने तो आगे से मुझे ऐसा जवाब दिया कि मुझे शर्म भी आ गई और मुझे वाकई ऐसा लगा कि शायद मैं बहुत इनसेंसिटिव हो गई थी और मैंने उनकी वो कैफियत समझी नहीं। तो उनको हम किस तरह से समझाएं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और इस पर अब सब्र ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता? आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं आपके स्टेटमेंट के आखिरी हिस्से से कुछ इख्तिलाफ करूंगा कि नहीं अब तो कुछ सब्र ही हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। ये सब्र नहीं है। अच्छा, हम किसी अजीज के बिछड़ने पर इसलिए अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे और अल्लाह के फैसले को कबूल करेंगे, इसलिए कि हमें अल्लाह ताला के इस दुनिया के डिजाइन के बारे में इत्मीनान है। ये जिंदगी आर्जी है। जब भी कोई शख्स दुनिया से रुखसत होता है तो हमें ये बात मालूम है कि उसका इस दुनिया से रुखसत होना अल्लाह के यहाँ पहले से तय था। ना उसकी जिंदगी उससे ज्यादा हो सकती थी, ना उससे पहले वो जा सकता था। वो जहां जा रहा है वो वही जगह है जहां हमें भी जाना है। और अगर हम भी ईमान और नेक अमल के साथ दुनिया से रुखसत हुए और जाने वाले भी जो हमसे पहले चले गए वो भी ईमान और नेक अमल के साथ दुनिया से रुखसत हुए, तो ये अल्लाह का वादा है कि वो हमको दोबारा इकट्ठा कर देगा एक इस दुनिया से ज्यादा बेहतर दुनिया में, जहां हम इंशाअल्लाह हमेशा एक साथ रहेंगे, खुश और मुतमईन। जब किसी शख्स को अल्लाह के बताए हुए इस पूरे वादे नक्शे पर इत्मीनान होगा तो गम तो जाने वाले का फिर भी होगा, लेकिन बस एक हदी में होगा, फिर इंशाअल्लाह इंसान सब्र करेगा। तो ये बात समझानी चाहिए। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर खालिद ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे, सब्र के हवाले से बात कर रहे थे। अल्लाह ताला हमें सब्र करने वाला बनाए, आमीन। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। दहशतगर्दी में जितनी कुर्बानियां क्वेटा के शहरियों ने दी हैं शायद ही किसी शहर के लोगों ने दी हों। यहाँ के शहरियों को अब तक मुकम्मल अमन नसीब नहीं हुआ है। हुकूमत बलूचिस्तान क्वेटा में आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। 3 अरब रुपए के मनसूबे में शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर कैमरे लगाए जाएंगे, जदीद कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, तमाम पुलिस स्टेशन को फाइबर ऑप्टिक और वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए मरकज़ी निज़ाम के साथ मुंसलिक किया जाएगा और मुख्तलिफ इक़दाम किए जाएंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत जनाब लियाकत शहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी वालेकुम सलाम। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है इसके कुछ खदोखाल बता दीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएंगी और कहाँ कहाँ होगा। देखिए, इसका पूरा जो कवरिंग एरिया होगा वो 402 मुरबा किलोमीटर है क्वेटा का, और इस पे फाइबर केबल जो है वो बिछाया जाएगा और उस पे काम का आगाज़ हो चुका है। और 402 किलोमीटर में 120 किलोमीटर जो है ना ऑलरेडी उस पर जो है ना केबल बिछ गया है। और इसमें 6 एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स होंगे। 1403 जो है आईपी कैमरेज लगेंगे, जिनमें से 1103 जो है ना फिक्स्ड कैमरे होंगे, बाकी जो है उसमें APNR कैमरेज, लेज़र कैमरेज वगैरह होंगे। इसी तरह सेल्फ सपोर्टिंग इसके टावर्स होंगे और 2 जो है कंट्रोल रूम होंगे। और इसमें जो है IP कैमरास के अलावा फिक्स्ड वायरलेस जो फैसिलिटी है वो इस्टेब्लिश की जाएगी। GIS, एक्सरे स्कैनर और ख़ुसूसन जो है जो सोशल मीडिया है उसको कनेक्ट करने के लिए एक सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। और साथ ही जो है इसमें जो है आर्डो फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम वो इस्टेब्लिश करेंगे, जिसको मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट वो देखेगी। और इसमें जो है क्रिमिनल रिपोर्टिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इसका जो बेसिक जो कंटोर है और इसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि क्वेटा के लोगों को जो है हमने सिक्योर करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी फराहम करना है।
और है तो ये बहुत पहले इसको जाना चाहिए था, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने आते साथ ही दिसंबर 2018 में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये 2014 में बेसिकली इसका आइडिया दिया गया था, हमने साइन किया और 2020 फरवरी में जो है हमने इम्प्लीमेंट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मोबिलाइजेशन उसका भी जी उस वक्त क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया था? उस वक्त जाहिर है कि प्रायोरिटी नहीं होगा, गैर संजीदगी होगी, और इस गवर्नमेंट में चूंकि संजीदगी देखें आते साथ ही यानी अगस्त में चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो अपने ओहदे का चार्ज संभालते हैं और दिसंबर ही में कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको साइन करके उसको आगे बढ़ाते हैं, और फिर फरवरी 2020 में जो कॉन्ट्रैक्ट मोबिलाइजेशन है वो उस पर भी जो है काम का आगाज़ हो जाता है और कॉन्ट्रैक्टर जो है अपने काम शुरू करता है। उसमें सिर्फ एक इशू बीच में यह है, चूंकि इसके 14 कंपोनेंट्स हैं, 14 कंपोनेंट्स में 3 कंपोनेंट्स जिसमें आईपी कैमरास हैं, सेल्फ सर्विलेंस टावर्स और केबल ऑप्टिक फाइबर, ये 3 कंपोनेंट जो है ना वो डिज़ाइन के मुताबिक नेस्पाक ने, जो हमारा डिज़ाइन कंसल्टेंट है, उन्होंने परमिशन ग्रांट की कि ये ठीक है। बाकियों में कुछ उन्होंने सजेशन अमेंडमेंट्स सजेस्ट किए थे, तो वो अमेंडमेंट अब बाकी कंपोनेंट्स में 11 में हमने कर लिए हैं और पीएनडी डिपार्टमेंट भिजवा दिया गया है, वो ऑथोराइज हो गया है, अब उसमें भी काम का आगाज़ होगा। लेकिन बाकी जो 3 इसके मॉड्यूल्स हैं उस पर काम का आगाज़ हो चुका है। शवानी साहब, इसके अलावा ग्वादर में भी आप लोगों का ये प्लान था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट वहां पर भी बनेगा, क्या वहां पर उसका आगाज हो गया है या वहां पर भी अभी होना है, हुआ नहीं है? नहीं, उसका वहां पे आगाज हो गया है, और ये आपको याद होगा आप लोगों के साथ एक और मैंने शो किया था डिजिटल बलूचिस्तान के हवाले से जी। और डिजिटल बलूचिस्तान असल में जो हमारा जो ओवरऑल विजन है वो बलूचिस्तान के जो मेन सिटीज़ और टाउन्स को जो है डिजिटली आपस में कनेक्ट करना है। हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें ऑलरेडी IFTS बहुत सारे सिस्टम हमने कंप्यूटराइज कर लिए हैं, लेकिन उसको मॉडर्न ट्रेंड पे प्रमोट करने के लिए ये सारे जो है ना इकदाम हम कर रहे हैं, ये इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी बेहतर होगी, जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो भी बेहतर होगा, और लोगों की जो ज़िंदगी हैं वो भी बेहतर होंगी, और साथ ही जो ऑफिशियल हमारा जो दफ्तरी काम है, जो फाइल कहीं रूट होके निकल जाते थे और अगले ऑफिस में जाके मंथ पड़े रहते थे, गायब हो जाते थे, तो ये सारे सिस्टम हमने ठीक करने हैं, बहुत सारे ठीक किए हैं। तो ओवरऑल ये जो ग्वादर है कोयटा सेफ सिटी है, फिर इसके ऊपर होगा डिजिटल कोयटा, फिर उसके 2 कंपोनेंट है, एक तो ये कोयटा सेफ सिटी उसमें आ जाएगा, दूसरा कोयटा स्मार्ट सिटी। और इंशाल्लाह हमारी बड़ी ख्वाहिश है, एक तो इस्लामाबाद जो है डिजिटल इस्लामाबाद जो है कैपिटल फेडरल गवर्नमेंट का प्लान है, हमारी ये ज़बरदस्त ख्वाहिश है कि डिजिटल कोयटा जो है इस मुल्क में सबसे पहला जो डिजिटल सिटी है वो हम लॉन्च करें। तो ये हमारी एम्बिशंस भी हैं, ख्वाहिश भी है, उस हवाले से काम भी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में कुछ ऐसे क्राइम्स हुए माजी में कि हमारे, मैं ले भी लेती हूँ, नाम भी ले लेती हूँ, ताहिर दावड़ साहब जो थे वो पुलिस के अफसर थे और उनको यहाँ से ले गए और उनकी जो शहादत हुई और फिर उनको मार कर जो है वो अफगानिस्तान से उनकी डेड बॉडी मिली, तो उस वक्त कैमरों में पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, कहाँ उनको उठाया गया, कहाँ। तो इस्लामाबाद सेफ सिटी भी कहने को ही सेफ सिटी लगती है कभी कभी, ऐसा बहुत सारे शहरों में कि वो जो कैमरास हैं, लाहौर में भी इसी तरह का मामला है। तो आप लोग कैसे मेक श्योर करेंगे, कोयटा तो वैसे भी बड़ा क्रूशल है और हिट लिस्ट पे भी अक्सर होता है, ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि आप लोगों के सारे कैमरास एट दैट टाइम काम कर रहे हो जब कोई वाकया हुआ हो? तो देखिए, इसमें 25 हमारे कॉल सेंटर्स होंगे, 2 कंट्रोल रूम्स हैं, और इस तमाम सिस्टम को चलाने के लिए जो है हाईली ट्रेंड लोग वो हम जो है ना इंडक्ट करेंगे। कुछ जो हमारे पास ऑलरेडी हैं वो इसका हिस्सा होंगे, और आई एफिशिएंट सिस्टम होगा। और ख़ुसूसन कैमरा वही कैमरा होता है जिसमें किसी क्रिमिनल का जो विजुअल है वो ब्लर ना हो, वो वाज़े ज़ाहिर हो। आपको याद होगा वो बच्ची ज़ैनब का जब मर्डर हुआ, तो वो जो किडनैपर है वो कैमरे में तो नज़र आ रहा था कि कोई शख्स है, लेकिन कौन है कोई इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। तो हमारे जो 1403 कैमरे हैं इसमें तो 1103 कैमरे जो है वो फिक्स कैमरे होंगे और हाई स्टैंडर्ड के होंगे, दुनिया की जो बेहतरीन कंपनीज के हैं वही हम प्रोक्यूर करेंगे। और इसके अलावा इसमें APNR कैमरेज भी हैं, दीगर यानी 300 दीगर कैमरे हैं, इसमें 1103 तो सिर्फ फिक्स कैमरे हैं। तो इसमें जो इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है,
उसकी प्रोक्योरमेंट जो है ना, उसमें किकबैक कमीशन ना हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। और बेस्ट चीज है वो हमारे सामने आया था कि वो प्रोडक्ट भी सही तरीके से हो सके, कैमरे भी सही फिक्स होंगे और जो ट्रेंड क्वालिफाइड लोगों को ऑपरेट करेंगे वो प्रॉपर ऑपरेट कर सकेंगे। ये प्रोजेक्ट जो क्वेटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ये कब तक शुरू होने का इम्कान है? ये शुरू हो चुका है। इसके 3 कंपोनेंट जो है मुकम्मल कब तक हो जाएगा? ऑलमोस्ट उस पे 50 से 60% काम हो चुका है। सेल्फ सर्विलेंस टावर्स जो है टोटल 32 है, उसमें 4 मुकम्मल हो चुके हैं। 1403 में से 120 कैमरे लग चुके हैं और 402 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक जो बिछना था उसमें 120 किलोमीटर में बिछ चुका है। और बाकी 13 जो कंपोनेंट्स हैं वो PND से ऑथोराइज हो गए हैं, फौरी तौर पे वो पे टेंडर हो रहे हैं। टोटल जो है 1.5 साल में ये मुकम्मल होगा, मुकम्मल इंशाल्लाह होगा और मुकम्मल ऑपरेशनल होगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, सांस लेने की जद्दोजहद जारी है। कोरोना वायरस सांसें छीन रहा है। इंडिया में अगर हम देखें तो एक ही दिन में 3.5 लाख नए मरीज सामने आ रहे हैं और यही हालात कुछ पाकिस्तान के भी हो सकते हैं। लोगों ने स्पेकुलेटिव फिगर्स देने शुरू कर दिए हैं कि 2 हफ्तों के अंदर हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब हमने करना क्या है? असल में मर्ज ये निमोनिया का है जिससे कि आपने खुद को बचाना है। निमोनिया होता क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कोविड है वो ख़राब होकर निमोनिया की तरफ जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पल्मोनोलॉजिस्ट और मेडिकल कंसल्टेंट और लंग स्पेशलिस्ट भी, हम उनको आम अल्फाज अगर मैं इस्तेमाल करूं, माहिर अमराज सीना कह सकते हैं, डॉक्टर रिजवान उपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि IDC को भी हेड करते हैं इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, एक तो सेकंड वेव और दुनिया भर में जो थर्ड वेव चल रही है, भारत के हालात हमारे सामने हैं। हमने जो है वो फर्स्ट वेव सेकंड वेव जो है वो गुजार ली। अब हमारे जो हालात हैं, कभी कभी लगता है परेशान होना चाहिए, कभी लगता है कि हम इसको भी झेल जाएंगे। एक्चुअल सिचुएशन ज़रा बताएं ना। नहीं, ये दूसरी बात झेल जाने वाली बात तो ऐसे ईजी नहीं है अगर हम इसको कंटेन खुद ना किया तो। देखें, मैं पहले भी 1-2 दफ़ा बात होती थी वेव्स के ऊपर। हम समझते हैं ना कि वेव्स आएगी तो खुद ही चली जाएगी। पानी की, मैं अक्सर कहता हूँ पानी की वेव नहीं आई है, इसको हमें नीचे लाना पड़ेगा। ये पहली 2 वेव्स हमारे लोगों ने गुजार ली हैं, तो हमारे लिए कोविड को नया नहीं 1 साल हो चुका हुआ है। तो ये थर्ड वेव क्यों हमारे लिए अलार्मिंग है? थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस 2 वेव्स। अच्छा, पहली जो वेव थी उसमें थोड़ा नंबर ऑफ पेशेंट्स था, लोग ज़्यादा SOPs को फॉलो करते, डर ज़्यादा था। दूसरी वेव के अंदर कंपैरेटिवली डर कम हुआ, नंबर बढ़ना शुरू हुआ और लकीली वो नीचे आ गई, जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया कि ये तो कुछ भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल जी, दिस इज द बैड पार्ट। अच्छा, हुआ ये है कि अगेन ये 1 to 2% पे आने के बाद दोबारा उठनी शुरू हुई है वेव, और ये 20% तक, मैंने डेटा में खुद अपने पास देखता रहा हूँ कि 20% तक पॉजिटिविटी चलती रही है PCR के ऊपर कोविड की। तो ये थर्ड वेव चल पड़ी। अब थर्ड वेव का ये है कि ये इट इज़ जस्ट गोइंग अप, इसको मैं कहता हूँ जे कर्व की तरह ऊपर जा रही है, एंड इट इज़ मूविंग अप। इट हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन, इसको हमें नीचे लाना है। इट वोंट कम डाउन नेचुरली, इट हैज़ टू बी। मुझे कई लोग पूछते हैं कि क्या इस बार चौथी आएगी, मैंने कहा तीसरी नीचे जाएगी तो चौथी आएगी। और वो तब आएगी कि हमने अगेन SOPs छोड़ी। लेकिन सवाल पैदा होता है ऐसा प्रॉब्लम क्या हुआ जिसकी वजह से वहाँ इतने मामलात खराब? इंडिया में भी एग्जैक्टली ये डायनामिक्स है। उनका फ़र्क है कि उनकी आबादी ज़्यादा है, कंजेशन, थिक कंडेंस्ड मिडिल क्लास पॉपुलेशन इकट्ठी जब वो रहती है कंजेशन में तो बीमारियां सारी बढ़ती हैं, कोविड ज़्यादा फैल जाती है, नंबर 1। दूसरा ये, अब उनकी वजह कुंभ मेला और पॉलिटिकल और रिलीजियस वो सारे उसमें और बढ़ गया। यही चीज़ें लार्जर स्केल पे वहाँ पे हुई हैं और यही चीज़ें हम एंटिसिपेट करें और लाइकली टू कम टू पाकिस्तान। ऑक्सीजन के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले कि निमोनिया वाला भी, जो क्योंकि आपकी स्पेशलिटी ही है, फेफड़ों का सारा अमराज जो है आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, लोगों को ये समझाएं कि निमोनिया बेसिकली क्या है और कोविड का निमोनिया से क्या लिंक है? देखिए, निमोनिया हम कहते हैं फेफड़ों की सोजिश को। अब फेफड़ों की सोजिश इन्फेक्शन से भी हो सकती है, जिस तरह हम निमोकोकल निमोनिया कहते हैं, डबल निमोनिया या बाकी जो हम सुनते भी रहते हैं बचपन से सारे निमोनिया हो गया, फेफड़ों की इन्फेक्शन। वो वायरस से भी हो सकती है, किसी और वायरस से भी हो सकती है, और कोविड इटसेल्फ एक वायरस है। तो जब कोविड जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन काज करते हैं उसको हम कोविड निमोनिया कहते हैं। ये भी निमोनिया ही है। अच्छा, केमिकल्स भी निमोनिया कर सकते हैं, केमिकल्स एकदम से इनहेल किसी, वो भी निमोनिया सोजिश करेंगे। वो किस स्टेज पे आपको ऑक्सीजन की तरफ या अस्पताल का रुख कर लेना चाहिए? जी देखिए, अगर 100 मरीज अगर हम देखें ना तो 100 में से आम तौर पे 10 to 15% क्रिटिकल हो जाते हैं। क्रिटिकल से मुराद हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है, डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ स्टेटस और एज ऑफ दैट कम्युनिटी। अब 10 to 15% का मतलब है कि अगर 1000 मरीज़ आए हैं तो तकरीबन 150 मरीज़ आएंगे उधर। बिल्कुल। और अगर 10,000 हैं तो नंबर और बढ़ जाएगा, और अगर 1 लाख इकट्ठे बीमार हों तो
तो यू कैन वेल इमेजिन कि किधर अब उनके इंडिया की जो भी आप बात करी थी 1.5 लाख पेशेंट्स कल थे जी। अब अगर 1.5 लाख में से 15 to 20% अस्पतालों का रुख करें तो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सिस्टम में काफ़ी वो होता है, कैपेसिटी होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन वो सारा बैठ जाता है। और डेवलपिंग कंट्री इंडिया भी है, पाकिस्तान भी, दोनों के बैठ। हमारे यहाँ पर जो ऑक्सीजन की सूरत हाल है वो भी यही कह रहे हैं कि 90% तक तो हमने मैक्सिमम लेवल पर पहुँच चुकी है। यस, तो एक तो ये कि इतना मुश्किल क्यों है ये ऑक्सीजन का हुसूल, और दूसरा ये कि अब हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़? देखें, जो अब हम हवा में सांस ले रहे हैं, हमें 21% हवा में ऑक्सीजन है जो हमें मिल रही है अल्लाह की तरफ से, लेकिन जब हमारे फेफड़े कमज़ोर होते हैं तो हमारा फेफड़े कम काम करें, हम ज़्यादा ऑक्सीजन देकर उसको कंपनसेट करते हैं। ये किसी भी बीमारी में जिसमें फेफड़े इन्वॉल्व हैं, ABC हम कहते हैं एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, तो ये है ही शुरू यहीं से होती है हेल्थ केयर क्रिटिकल इलनेसेस में। अब जब हमारे पास ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाती है तो हम बाहर से ऑक्सीजन देते हैं। जब बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे, जो मैसेज में आएंगे, जिस तरह अब ये 3rd वेव में जो बात हो रही है कि ये इतने ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं कि वो ये ऑक्सीजन जो कभी सरप्लस होती है, इंडिया में भी सरप्लस थी, ऐसी बात नहीं है, दे हैड इनफ सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन, और आज तक बहुत कम हिस्टोरिकली चीज़ें हुई होंगी जिसमें ऑक्सीजन की वजह से इतने मसले हुए हों। पाकिस्तान में भी आम तौर पे 5 सोर्सेज हैं ऑक्सीजन पैदा करने की, POL पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड कंपनी वगैरह भी है, और ज़्यादा ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज़ में जा रही होती थी, और 1 महीने का फिर भी हमारे पास रिजर्व होता है। तो उसके बावजूद अभी हम उसको भी पीक पे जाना शुरू हो रहे हैं। वी आर स्टिल नॉट दैट बैड जितना इंडिया में है। और अगर ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन कैपेसिटी हमने अपनी इंक्रीज करनी हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है? और ये बहुत लंबा प्रोसेस ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये बात मैं सुन रहा हूँ आजकल के कैपेसिटी इंक्रीज की जाए, ये मुमकिन नहीं होता। क्योंकि ये 1 दिन में 2 दिन में हम ये प्लांट्स ऑक्सीजन 3 तरीके से हम, बल्कि आसान समझाने का, एक तो हम प्लांट्स बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज को भेज रहे हैं और वो लिक्विड ऑक्सीजन बना के भेज रहे होते हैं, ट्रक्स में जा रही है हॉस्पिटल्स को। दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स अपने प्लांट्स लगाए होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन उनकी कैपेसिटी जो कैलकुलेट की होती है वो जा रही होती है, और वो भी काफ़ी सरप्लस होती है। तीसरे छोटी छोटी मशीन होती है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, 5 से लेकर 10 लीटर पर मिनट वो ऑक्सीजन दे सकते हैं, बेड साइड एक मरीज़ के लिए एक होता है। अब ये 3 सोर्सेज हैं हमारे पास। जब ये सारे डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, मरीज़ दवाइयों पे तो जाने की नौबत ही नहीं आएगी, वो तो ऑक्सीजन से पहले ही मर जाएगा। और अभी पिछली जो 3rd वेव शुरू में चल रही थी, मुझे पता मेरे मरीज़ बेचारे तंग हो रहे होते थे, वो उनको दवाई नहीं मिल रही होती थी, क्योंकि दवाई हालांकि सरप्लस आ रही है, सारी दुनिया में डिमांड है इसकी, लेकिन स्टिल वो इतने ज़्यादा मरीज़ों के लिए ना काफ़ी थी। तो ऑक्सीजन पे ही अगर बात है तो फिर क्रिटिकल केयर तो ख़त्म हो जाएगी। और वो जो मोर्टेलिटी रेट हम कहते हैं कि 1000 या 100 में से कितने %, तो कोविड का मोर्टेलिटी रेट जो है 2%, 2.5% तक मैक्सिमम जाता है। 3rd वेव का ज़्यादा है, वो ज़्यादा है ये। अच्छा, अब वो इसलिए ज़्यादा कि देखें ना, जब 15 मरीज़ क्रिटिकल आए अस्पताल में, उनमें से हमने काफ़ी को बचा के घर भेज दिया। जब हॉस्पिटल का सिस्टम ही बैठना शुरू हो गया तो फिर 15 में से शायद हम 10 को बचा सके, तो 5% पे चला जाएगा मोर्टेलिटी रेट। डॉक्टर साहब, अब वैक्सीन की तरफ जरा आते हैं कि वैक्सीन लगवा तो रहे हैं लोग, शुरू में जरा रेजिस्टेंस थी लेकिन लगवा रहे हैं, डॉक्टर्स खास तौर पे नहीं लगवा रहे, ये पता नहीं क्या, हमेशा वो टीके लगाते थे, अब खुद उनको टीका लगना है तो वो डर गए। इन्होंने बड़ी मजे की बात की, और ये एक हद तक अब नहीं, शुरू में मैंने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि उसकी वजह थी, क्योंकि डॉक्टर्स को अवेयरनेस, तो वो इसमें कॉन्स्पिरेसीज हर तरफ से आनी शुरू हुई, ग्लोबली भी आनी शुरू हुई। लेकिन मैं एज ए डॉक्टर आपको बताऊं, वैक्सीन्स के ऊपर कॉन्स्पिरेसी और कंट्रोवर्सीज इस वक्त होना बहुत गलत होगा। इसको पोलियो वैक्सीन की तरह हमने नहीं बनने देना पाकिस्तान में, वो बहुत बड़ी डिज़ास्टर होगी। देखें इस वक्त इश्यूज़ क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स। ये 3rd वेव की जो हम बात करें, 3rd वेव को हमने SOP से नीचे तो ले आना है, 4th वेव बनने से रोकेगी सिर्फ वैक्सीन या उसका कोई इलाज अगर आ गया। लेकिन उसके बावजूद अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आपने SOPs तो फॉलो करने हैं। हमारे लोग, आपको लगता है कि वैक्सीन लगाने के बाद तो, और जो पहले मास्क नहीं पहनता तो वो तो समझेगा कि टीका लग गया। मैं उस पे आता हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये मैं आपको कहूँ कि वैक्सीन इंपॉर्टेंट क्यों। अब वो जो वैक्सीन हमने लगानी है 4th वेव को रोकेगी, वो जो उसके बाद SOPs हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती जितनी पहले की हैं बीमारी। अब अगर हमने वैक्सीन ही नहीं लगाते तो ये 4th वेव की तरफ हम दोबारा चल पड़ेंगे, तो कितनी दफ़ा हम SOPs करेंगे। अब वैक्सीन के ऊपर यह है कि एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है, दुनिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर तरफ हर कोई वैक्सीन मांग रहा है। पाकिस्तान में वैक्सीन आनी शुरू हो गई है, सो दिस इज़ गुड कि अब ऐसा सप्लाईज आनी शुरू हो जाएगी। पब्लिक दोनों सेक्टर्स, मैंने खुद IDC के अंदर 2000 पेशेंट्स को वैक्सीन लगाई, और मुझे पता है कि लोगों ने काफ़ी उसको, क्योंकि एजुकेशन इधर ज़्यादा, अवेयरनेस ज़्यादा, लोगों ने तो मुश्किल से वो पूरी की हमने उनको। लेकिन उससे मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि वैक्सीन की कॉन्स्पिरेसी और कंट्रोवर्सी जो रिमोट एरियाज़ में ऐसी जगहों पे है वो बड़ी ख़तरनाक हो सकती है, वैक्सीन आ भी जाएगी। तो हमारा इस वक्त जो एम होना चाहिए, मैं अगर इस पे ज़्यादा ज़ोर दूँ, SOP से इसको अगले 2-3 महीने 4 महीने नीचे ले आएँ
और इन 2-3 महीनों में जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं लगा लें, हम निकल आएंगे इसमें से। अब ये तो दोनों के करने का काम हो गया ना, एक काम हुकूमत का है कि वो वैक्सीनेशन करे, लेकिन ज़्यादा काम, पहला अहम काम वो तो आवाम का है। बिल्कुल बिल्कुल। अब SOPs आवाम की है, मीडिया ने, इवन डॉक्टर्स, मैं तो भी यहाँ पर ये भी कहूँगा इवन रिलीजियस स्कॉलर्स ने भी देनी है, क्योंकि कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कोई खातून कह रही थी कि ये तो अल्लाह की तरफ से। मैं हैरान हो रहा था कि हमारा, मैं उस पर बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि हमारी जान का हमारे पे हक है और हम ये कोताही नहीं कर सकते। आज सुना बीमारी तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, लेकिन अल्लाह नहीं कहा है कि आप अपने आप को बचाओगे, बचाएं, अपने आप को बचाएं। एक तो हमने उसको SOPs, ये लोगों का काम हो गया और अवेयरनेस देना। दूसरा हिस्सा आ गया डॉक्टर्स का काम, गवर्नमेंट का काम, प्राइवेट का काम और सरकारी दोनों। मेरे नज़दीक इस वक्त हमें टारगेट ये करना चाहिए कि जिस तरह, मुझे एक चीज़ मैं बड़ी मज़े की बताना चाहूँगा, सेकंड वेव से पहले इंपीरियल कॉलेज ने एक नंबर दिया था, मुझे अभी भी याद है कि 80,000 साहब ने जिक्र भी किया था ऐवान में, 80,000 डेथ्स होंगी सेकंड वीक और थर्ड वीक ऑफ अगस्त में पाकिस्तान में। और मैं आपको बताऊँ, मैं एज ए डॉक्टर अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तानियों को कि इन्होंने नहीं आने दी, जो मर्जी है। SOPs थी, नहीं भी थी, लेकिन ज़्यादा थी तो रुका ना। अब हमने इसको थर्ड वेव को रोकना है और रोकने का SOPs पहला स्टेप है। एंड आई थिंक अगर ये लोगों ने ताउन किया और वैक्सीन लग गई और इंशाल्लाह हम निकल आएंगे इसमें से। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपका वक्त दिया आपने, बड़ा अहम सेगमेंट था। और दुआ यही है, एक तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से महफूज रखे, लेकिन इल्तिजा आप लोगों से यही है, जो जो हमारा प्रोग्राम देख रहा है उनसे इल्तिजा ये है, खुदारा 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 SOPs पर अमल करना। और जाते जाते वैसे ये भी बता दें कि नाजरीन, ये भी ऐलान हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि 40 साल की उम्र का जो बैरियर है उसके लिए वैक्सीन खोल दी गई है, तो आप लोग जो 40+ हैं वो लगवा सकते हैं। मैं भी आज रजिस्टर करवा रहा हूँ, बता दूं मैं कि ठीक है, मैं 40 साल का हूं, लेकिन आज नहीं उसके अलावा, अच्छा आज हैप्पी बर्थडे, लेकिन जरूरी है, हाँ, बहुत जरूरी है। और एक और चीज के वॉक इन फैसिलिटी भी वैक्सीनेशन की बगैर रजिस्टर करवाए, जब आपके पास टाइम है, जब आप जा सकते हैं, वॉक इन फैसिलिटी भी गवर्नमेंट ने खोल दी है 60 टू 65 की एज ग्रुप के लोगों के लिए। तो जरूर जाएं, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को जरूर वैक्सीन लगवाएं। बच्चों को नहीं, बच्चों को नहीं, मतलब मैं भी तो अपने माँ बाप का बच्चा ही हूं ना। बिल्कुल, मेरा मतलब यही था। ठीक है, ये मतलब संभाल लिया मैंने आपका। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, रमज़ान और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब जरा देखते हैं कि पाकिस्तानी जवान क्या कर रहे हैं। हमारा जवान पाकिस्तान का सेगमेंट आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। देखिए, पाकिस्तान में यतीम बच्चों के हवाले से मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं, जहाँ पर यतीम बच्चों के लिए जो इनकी रहाइश का भी इंतज़ाम किया जाता है। इस वक्त में जो है यहाँ पर नूरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट में यहाँ पर मौजूद हूँ। ये यहाँ पर जो है वो हस्बैंड और वाइफ हैं, जिनकी जानिब से जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए अपना एक इदारा बनाया गया है, यहाँ पर इनकी ज़रूरियात का भी ख्याल करता है। इसकी सरबराह मिस नूरीन जो है मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कितने बच्चे आप लोगों के पास हैं और आप लोग इनका किस तरह से ख्याल रखते हैं और इनकी एजुकेशन वगैरह का भी? हमारे पास 27 बच्चे हैं, जिसमें से 14 गर्ल्स हैं और 13 बॉयज़ हैं। और यहाँ पे इनका खाना पीना ये घर जैसा हम लोगों का माहौल है। और जो स्कूल है, अल अरसर स्कूल में सारे बच्चे एक ही साथ जा रहे हैं। अच्छा, तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर उनके लिए खाने वगैरह का भी इंतजाम वगैरह करते हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं आप? इसमें ये होता है कि हमने वार्डन 2 रखी हुई हैं, वो उनका दिन का भी देखते हैं, रात का भी खाना होता है। बच्चों की मेन्यू देखा जाता है कि बच्चों को क्या चीज़ पसंद है, इनसे पूछा जाता है, तो उस पर हम लोग उनका मेन्यू तैयार करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ मिस दरानीर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं हम, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर इस ऑर्फन हाउस में आई हैं, तो किस तरह देखा आपने इन बच्चों के? माशाल्लाह, जो मैंने इधर देखा है, नूरीन बाजी हैं, शी इज़ टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ़ द किड्स। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है। भाई भी हैं इधर और बहुत प्यार से रखते हैं, बिल्कुल घर जैसा माहौल है। अम्मी अब्बू कहते हैं बच्चे सारे, तो इससे बहुत मज़े की जगह है। और मैंने सारा इनके साथ आके देखा है, मैं इनके साथ बैठती हूँ, आती हूँ, तो आई नो दैट दे आर वर्किंग एंड दे आर ग्रेट एट व्हाट दे डू। ये हमने बात की यहाँ पर इनसे, तो इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो दीगर लोग हैं, जो लोग साहब जिनके पास पैसे हैं और जो लोग ये समझते हैं कि वो दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो यतीम बच्चों के लिए उन्हें भी आगे आना चाहिए और आगे बढ़कर उन्हें जो जितने भी पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ इदारे, ना सिर्फ उनकी मदद करनी चाहिए बल्कि ख़ुद भी इस किस्म के जो काम हैं उनमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए।
वेलकम बैक जी। आंखों का नूर खुदा की बड़ी नेमत है और इससे खुदा को तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन खुदा की तख्लीक को ज़रूर देखा जा सकता है। और अगर ये नूर कम होना शुरू हो जाए तो वाकई फिर ज़िंदगी बेनूर हो जाती है। लेकिन आँखों की बीमारियों के इलाज के लिए और ख़ास तौर पर रेटिना की जो बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए एक इदारा कायम हुआ है जिसका नाम है एल्जा रेटिना वेलफेयर, और इसके बानी और रूह रवां जो पाकिस्तान के पहले रेटिना स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अहमद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि ये इदारा लोगों की खिदमत और मदद कैसे कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हमें इस इदारे के बारे में ज़रा बताइए कि कब आपने इस इदारे का आगाज़ किया और अब तक क्या क्या सर्विसेज कितने कितने लोगों को दे चुके हैं। इसका हमने सोचा तो था 2017 में, तकरीबन 3 साल पहले। तो 1 साल में तो वो कागज़ी कार्रवाई और रजिस्ट्रेशन में गुजर गए। तो 1 साल के बाद हमें रजिस्ट्रेशन मिली, तो हमें तकरीबन 2 साल हो गए हैं इसमें काम शुरू किए हुए। तो 1 साल में हमने बिल्डिंग बनाई, तो अब 1 साल गुजरा तो उधर से कोरोना का भी हो गया। तो इसके बावजूद भी हमने कोई तकरीबन 15,000 के करीब लोग जो हैं उनको हम मुफ्त देख चुके हैं। उनका इलाज आम तौर पे जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं उनका मुफ्त होता है और बाकी सब के लिए अफोर्डेबल होता है। सही। और अभी तक कहाँ पर आपका ये जो है सेटअप मौजूद है? इंटीरियर सिंध में भी सिंध के दूसरा रकम, इंटीरियर सिंध में नवाब शाह में, चूँकि नवाब शाह सिंध के बिल्कुल सेंटर में है तो वहाँ पे दूर दराज देही इलाकों से लोग आ सकते हैं और जो शहर के निगलेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें से भी। तो ये तकरीबन सिंध के दरमियान में पड़ता है, तो हर तरफ से लोग हमारे पास आते हैं। और हमारे पास मोबाइल आई क्लिनिक्स हैं 2, जिनसे कि हम मुल्क के दूर दराज हिस्सों में जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता। हमारा मोटो है कि रीच द अनरीच्ड, और वहाँ पे हम लोगों को देखते हैं जिनको ज़रूरत होती है चश्मे की और छोटी मोटी दवाओं की, वो वहाँ दे देते हैं। जिनको इलाज की ज़रूरत होती है उनको नवाब शाह लाते हैं, या जो बहुत ही बड़े ऑपरेशन होते हैं उनके लिए हमारा हॉस्पिटल कराची में है, शारा कायदीन पे अल ऐन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, उसमें हमारा ये अरबों का अदारा है। हम उसको यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और वो बड़े ऑपरेशन जो हैं वो यहाँ पे ला के किए जाते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का नाम एल्जा रेटिना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो रेटिना की कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए ऑपरेशन के लिए लोग आपके पास आते हैं और आप लोग उनको हैंडल कर सकते हैं? तो अभी भी जो सुन रहे होंगे उनको भी पता चल जाएगा कि अगर उनको उस किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी तरफ आ सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं रेटिना में। एक तो मेडिकल रेटिना है, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है शुगर की वजह से डायबिटिक रेटिनापैथी कहते हैं। और दूसरा ये कि एज के लिहाज से ओवर 60 जो लोग हैं उनके देखने वाला हिस्सा जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आँख के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं हर महीने या हर 2 महीने के बाद। और एक इंजेक्शन की कीमत 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक है। तो गरीब आदमी के लिए नामुमकिन है इसका इलाज, और ये टीके तकरीबन 2 साल तक लगने होते हैं। तो हम अल्लाह के फजल से जिन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको ये इलाज मुफ्त करते हैं। और दूसरा सर्जिकल रेटिना, वो एक एमरजेंसी होती है, जिस तरह के फ्रैक्चर हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए तो वो चंद दिनों के अंदर अंदर उसका इलाज होना चाहिए। अच्छा। बदकिस्मती से इसका इलाज बहुत महंगा है। प्राइवेट अस्पतालों में तकरीबन 3.5 से 4.5 लाख रुपए तक एक ऑपरेशन के लिए जाते हैं। तो हम वो भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब हैं, उनका मुफ्त करते हैं। और जो लोग साहिब हैसियत हैं उनसे हम सिर्फ कास्ट प्राइस पे, नो प्रॉफिट नो लॉस की बेसिस पे उनसे बहुत मामूली सा मुआवजा लेके उनका इलाज भी करते हैं। सही। तो ये बहुत अहम है कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर इसको अगर फिक्स ना किया जाए और 2 महीने गुजर जाएं तो ये आँख हमेशा के लिए अंधी हो जाती है। और रेटिना अगर काम ना करे तो बाकी आँख बिल्कुल सही भी हो तो तब भी आँख देख नहीं सकती। तो ये इसका ऐसा ही है जैसे कैमरे के अंदर, पुराने कैमरे नजर के कमजोर होने से पता चलेगा कि ये वाली कोई प्रॉब्लम आ रही है, पता कैसे चलेगा? जी सिम्टम। जी बिल्कुल। उसके सिम्टम ये है, एक तो नज़र कम होती है और ऐसा लगता है कि जैसे आसमान पे बिजली चमक रही हो, तो ऐसी बिजली की चमक
आदमी को दिखाई देती है। आँख के अंदर ऐसा लगता है जैसे बाज़ औक़ात बारिश के कतरे गिर रहे हैं और तस्वीर का एक हिस्सा नज़र आएगा, दूसरा हिस्सा नहीं आएगा। चेहरे का ऊपर का हिस्सा नज़र आएगा, नीचे नहीं आएगा, एक साइड आएगा, दूसरे के नहीं आएगा। तो इसकी निशानियाँ हैं। अगर किसी को ऐसा महसूस हो, कोई बिजली में चमक महसूस हो और तस्वीर का कुछ हिस्सा जो है वो मिस करते हो, तो श्योरली उनको रेटिनल डिटैचमेंट होती है और उनको फ़ौरन अपने मुआलिज के पास जाना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जो लोग आपके इदारे की तरफ आना चाहें, आपके इदारे में कार खैर में हिस्सा लेना चाहें, मदद करना चाहें, वो कैसे राबिता कर सकते हैं आपसे? उस तरह से दो तरीक़े हैं। एक तो ये कि हमारे अकाउंट्स वगैरह जो थे हम उनको अपने ब्रोशर्स के ज़रिए भेज देते हैं। दूसरे हमारा जो सेंट्रल ऑफिस है वो शाहरा कायदीन पे अल ऐन इंस्टीट्यूट 241/3/A शाहरा कायदीन उसमें वाक़ है। तो वहाँ पे लोग अपने चेक, अतियत, सदक़ात वगैरह वहाँ जमा करा सकते हैं और ऑनलाइन भी भेजे जा सकते हैं। तो हम मुख्तलिफ़ ज़राए से हमारे अकाउंट्स वगैरह लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, लोगों की बीनाई के हवाले से काम कर रहे हैं और इसी तरीके से हम मुख्तलिफ लोग आपके सामने लेकर आते रहेंगे, वो जिन्हें हीरोज़ कहना चाहिए कि जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कि जो वाकई मुस्तहिक लोग हैं और बड़ा अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इन्हें इनकरेज करें और आपके सामने लेकर आएँ। वक्फ़ा लेते हैं नाज़रीन, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब आपको लेकर चलते हैं कराची की तरफ। शेफ़ आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक है। आयशा बताएं कौन सी डिश लेकर आई हैं आज आप हमारे लिए ख़ास तौर पर? आज बहुत ही देखें, लैजानिया, सबने चिकन लैजानिया भी खाया होगा, बीफ के साथ भी खाया होगा, लेकिन आज मैं क्रिस्पी चिकन लैजानिया की रेसिपी लेके आई हूँ। वो बहुत ही मज़ेदार होती है, तो इसे बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन के इस तरह से पीसेस लिए थे और इसको हैमर कर लिया था ताकि बिल्कुल फ्लैट हो जाए। इसमें अब क्या क्या डालेंगे वो बताती हूँ आपको। स्पाइसेस, उसमें कुटी काली मिर्च आएगी 1 खाने का चम्मच। साथ इसमें हम चिकन टिक्का मसाला डालेंगे जो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, 1 खाने का चम्मच। साथ इसमें हम शामिल करेंगे चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, लेमन जूस। इसे बस आप ना इस तरह से लगा के थोड़ी देर रख देंगे। फिर इस पर हम कोट करेंगे। कोट करने के लिए हम मैदा और कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके डालेंगे ठंडे ठंडे पानी में। इस तरह से ये मैंने आइस डाली हुई है, तो फिर हम इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर जो मेरे पास रखा था वो डाल देते हैं। साथ हम इसमें डाल देंगे 1 अंडा, वो शामिल कर देते हैं। अच्छा, अब मैं ये बता दूं आपको, मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला डाला है, इसलिए नमक नहीं डाला। मैं लगेगा अगर ज़रूरत है, आपके पास ज़्यादा चिकन के पीस हैं तो फिर हम इसमें डाल सकते हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा? आप जब हम खाने लगेंगे नमक कम लगेगा उस वक्त तो नहीं डाल सकेंगे, पहले कैसे फैसला? अभी मैं कोट जो कर रही हूँ ना उसमें मैं बताती हूँ आपको क्या इसका है। इसलिए मैंने नमक नहीं डाला कि जो कोट करूंगी उसमें भी मैं नमक शामिल कर रही हूँ। फिर हम लैजानिया की जो सॉस है उसमें भी नमक है और जो व्हाइट सॉस है उसमें भी नमक है और जो हमने लैजानिया बॉयल किया था उसमें भी नमक है और जी चीज़ है उसमें भी नमक है। तो इसलिए हम चिकन में अंदर जो हमने सिजलिंग किया उसमें नमक शामिल नहीं किया। नमक की कोई कहानी भी नहीं है। क्या करना है, हमने यहाँ पे डालना होता है, शामिल कर देते हैं। आप तो खेवड़ा सॉल्ट माइन के करीब रहती हैं। मेरी कोई कान नहीं है नमक की, खरीद के डालना होगा नमक। इनके पास सिर्फ 2 कान है बस। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा होता है डिश में इस तरह से, तो हमें खुद ही मैनेज करना होता है कि कितना नमक अब हम डाल सकते हैं। क्या मिक्स कर रही हैं? इतनी सारी चीज़ों में नमक है। ये जो मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर लिया था उसका एक ठंडी बर्फ़ डाल के बैटर बना रही हूँ ताकि इसे हम कोट करेंगे इसमें चिकन को और फिर उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स हैं उसमें कोट करेंगे। साथ में आपको साथ बताती रहती हूँ कि मैंने वाइट सॉस और रेड सॉस किस तरह से बनाया। वाइट सॉस बनाने के लिए हमने मक्खन लिया पैन में और उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, मैदा डाला 2 खाने के चम्मच, उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया ताकि अच्छा जो मैदे का कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। उसमें सिजलिंग में जाएगी कुटी मिर्च, कुटी काली मिर्च और नमक और चिकन पाउडर, वो डाल के हमने कर दिया। यहाँ मेरे सामने वाइट सॉस बना है और इसमें मैं शामिल कर दूँगी ऑलपर्स की क्रीम ताकि हमारा जो वाइट सॉस है बहुत यमी सा हो जाए। तो यहाँ मेरे पास रखा है ऑलपर्स की क्रीम जो कि खालिस
ऑल पर्पस के दूध से तैयार की जाती है और ये इतनी गाढ़ी होती है और इतनी टेस्टी होती है कि इसे व्हिप करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी डिज़र्ट में भी इसे डाल सकते हैं और इस तरह से आप कुकिंग कर रहे हैं, खानों में मलाई हांडी वगैरह हो तो आप उसमें भी शामिल कर सकते हैं। तो बस ये हो गया वाइट सॉस बिल्कुल तैयार आप लोगों के सामने। अब रेड सॉस भी मैं साथ ही साथ आपको बताती रहती हूँ, इसे कोट भी करती रहती हूँ चिकन को। तो रेड सॉस बनाने के लिए एक पैन में हमने ऑयल डाला और उसमें हमने लहसुन के जवे डाले। ये सब हम साबित डालेंगे ताकि फिर बाद में हम ब्लेंडर कर लेंगे। फिर हमने उसमें डाला था टमाटर, ताकि 2 टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के। फिर उसको हमने उसमें अच्छी तरह पकाया। फिर उसमें हमने नमक डाला, कुटी लाल मिर्च डाली, कुटी काली मिर्च डाली, केचप डाला और थोड़ा सी चीनी भी शामिल की हमने। तो इस तरह से हमने उस रेड सॉस को फिर बना लिया और फिर उसको बारीक पीस लिया और ये रेड सॉस भी इस तरह से तैयार है। लोग लेज़ानिया में रेड सॉस नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ रेड सॉस, क्योंकि लेज़ानिया जो होता है वो जल्दी ड्राई हो जाता है। जब हम इसे ओवन में रखते हैं तो वो ड्राई सा हो जाता है और कॉर्नर्स जो होते हैं वो उसके ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं चिकन को कोट भी करती हूँ, साथ पैन में ऑयल शामिल करती हूँ और पैन को करेंगे गरम। और यहाँ मेरे पास रखा है डालडा कलौंजी ऑयल, जो कि पाकिस्तान में पहली बार डालडा लाया है। कलौंजी ऑयल कुकिंग ऑयल में शामिल किया है कलौंजी ऑयल को और उसकी इफादियत को। आप सबको पता है कि जैसे कि कलौंजी में सारी बीमारियों की शफा है, तो उसको देखते हुए कि किस तरह से कोई नई चीज़ लाई जाए और सेहत का ख्याल रखा जाए आप लोगों की, तो डालडा ने किया है इस्तेमाल कलौंजी ऑयल को। इसकी एक और ख़ास बात मुझे समझ में आई है इस डालडा ऑयल की, क्या वो ये कि ये बोतल ख़त्म नहीं होती, ये पहले दिन से चल रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। ऐसे ही कुछ जादू है इसका। नहीं, ये दोबारा आप रोजाना नई बोतल लेकर आ जाती है जब वो खत्म हो जाती है। अच्छा, गुड जी। रोज एक बोतल मिलती है मुझे। वाह वाह, ऐश हो रहे आयशा आपके तो। 5 उंगलियां तेल में। हाँ, 5 उंगलियां डालडा में हो रहे हैं। अच्छा, है ही इतना अच्छा ऑयल कि इसमें सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं आप, इसमें कुकिंग भी कर सकते हैं आप इसमें, और फ्राई चीज़ें भी आइटम्स जो हैं वो बना सकते हैं। टेस्ट पे बिल्कुल भी डालडा वालों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सही है। कलौंजी वाली तो वैसे बड़ी अच्छी एक डिफरेंट सी एक अप्रोच थी जो ये कलौंजी तेल लेके आए ना। सही। अच्छा, अब ये आपने बना लिया, अब क्या कर रही हैं? हम जरा एक्सरसाइज की तरफ जा सकते हैं? आप इसको कोट कर लें, कोट के बाद आप फ्राई कीजिएगा हमारे साथ। करके बस फ्राई करूंगी। हाँ ठीक है, फ्राई करेंगी। और फिर उसके बाद आपने और तो कुछ नहीं करना उसमें, कोई कशीदाकारी फिर नहीं? उसके बाद जो लेज़ानिया की लेयर्स होती हैं उस तरह से उसको लगाऊंगी, चीज लगाऊंगी, सॉस लगाऊंगी और ठीक है, सही है। हम एक्सरसाइज देखकर आते हैं, फिर उसके बाद आपसे मजीद बात कर लेते हैं। चलें भाई, ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं आज की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बैक टू हम रमज़ान फिटनेस विद बाकिर, नौशरवान, सजावल एंड अरमगान। तो आज के जो फिटनेस एक्सरसाइजेज हैं, याद रखिएगा कि ये एक्सरसाइजेज वो हैं जो बड़े लाइट मोड में हैं, जो आप इफ्तारी के पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप खड़े होकर वो कौन से वर्कआउट कर सकते हैं, स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, अपने जॉइंट को लूजन कर सकते हैं, हाउ टू कनेक्ट योर अपर बॉडी विद लोअर बॉडी। आइए देखते हैं आज का वर्कआउट। लेट्स गेट स्टार्टेड। फिंगर्स क्रॉस, स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच टू द साइडवेज जी, पूरी तरह स्ट्रेच करें। शोल्डर्स को स्ट्रेट रखें। दीज आर द ब्लेड्स, कीप द ब्लेड स्ट्रेट, कीप योर चिन अप, नेक स्ट्रेट। ये शाबाश। अब आहिस्ता से चेंज करेंगे एक्सरसाइज को। एंकल, रिस्ट, शोल्डर, ये वो जॉइंट्स हैं जो कि जो प्लेयर्स टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वाश खेलते हैं, रिस्ट इज़ अ वेरी वाइटल थिंग। रोटेट योर शोल्डर जी, ठीक है। ये फॉरवर्ड, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, ये इनवर्ड्स हेयर। तो जो मोशन दो तरह के हैं, आउट टू इन, इन टू आउट, ठीक है, ठीक है। वन मोर एक्सरसाइज, स्ट्रेच, ये ठीक है, वेरी नाइस, ओके। ये आपका पूरा स्ट्रेच कर रहा है आपका शोल्डर, ये स्ट्रेट, ये आपका पूरा मोमेंटम एक लाइन में है। एल्बो, शोल्डर, रिब केज एंड दिस जॉइंट, तो दिस इज गोइंग टुगेदर, बिल्कुल एक साथ। हैमस्ट्रिंग, अब दिस इज क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, इनर थाई, आउटर थाई, लेकिन हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एब्डक्टर का। दीज आर दीज मसल्स, एब्डक्टर्स एंड एडक्टर्स। और इसके बाद जब हम इसको लेवल 2 में ले जाते हैं तो सिर्फ बॉडी इसी तरह यहाँ से ऊपर से टर्न करेगी, यहाँ इसी तरह ये
ना ना, ओके ठीक है, डन डन, स्ट्रेच टू द साइड, स्ट्रेच टू द साइड, ये इसको हम लंजेस कह सकते हैं लेकिन ऑन द साइड्स, ठीक है, टू योर लेफ्ट, ठीक है, हाँ 6 to 8 टाइम्स, और फिर यही चीज़ आप दूसरी तरफ करेंगे, गो अहेड करें। नी इज़ अ डिफिकल्ट, देखो नी को टच करें आप ज़मीन पे, नी को, पिछले वाले नी को, 1 अप 2 अप। याद रखिएगा कि ये वर्कआउट विद अ स्लो एंड स्टडी जब आप हमें फॉलो करेंगे तो यू विल बी बेटर देन अस, ठीक है जी, ओके शाबाश, ओके स्टैंड अप, आइए जनाब, बहुत करीब नहीं आना बिकॉज वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द कोविड, क्योंकि वी हैव अ मास्क एंड अ सैनिटाइजर, डेफिनेटली इट्स इन माई पॉकेट। सो रेडी जी, आइए जी जूनियर्स, ओके। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। सी यू नेक्स्ट टाइम इन हम रमज़ान फिटनेस। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर जी। जबरदस्त जी, ये तो थी हज़ार नेमत। हाँ, अच्छा जी, आयशा आपकी तरफ जो नेमत है वो ज़रा फाइनली कुछ हमें बता दें, क्योंकि फिर हमें फिर ब्रेक पर भी जाना है। जी बस यहाँ पे जब मैं चिकन को कोट किया था उसे मैंने इस तरह से कलौंजी ऑयल में फ्राई करने रख दिया, थोड़े क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन कलर आ जाए। फिर यहाँ मेरे पास रेड सॉस रखा है, वाइट सॉस रखा है, लेजानिया जो कि मैंने बॉईल करके लाई हूँ, वो सबको पता है किस तरह से बॉईल होता है, वो रखा हुआ है, चीज़ रखी हुई है, ओरिगानो रखा है, टमाटर रखा है, शिमला मिर्च रखी है। फिर इसको लेयर्स में मैं लगाऊंगी और ओवन में बेक होने रख दूंगी। अच्छा आयशा ये बताएं कि ये जो आपने साबत डाली है चिकन के जो फिलेज डाले हैं, इनको आप फिले की शक्ल में ही लजानिया में रखेंगी या इनको छोटे छोटे पीसेस काटेंगी इनके? क्या जी बिल्कुल नहीं, इसी की शक्ल में रखूंगी बिल्कुल। और जैसे कि मैं और लोगों के लिए आसानी कर देती हूँ, जैसे रमजान है तो अच्छा, हम एक काम करते हैं, ये आप हमें बताइएगा, आप अपना सारा कार्रवाई जो है वो मुकम्मल कर लें, हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपकी तरफ आयशा। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। चिकन स्पाइसी चिकन, क्रिस्पी चिकन लजानिया हमारा तैयार हो रहा है। देखें बस इस वक्त तो हालत ख़राब हो जाती है। क्रिस्पी चिकन लजानिया तैयार हो रहा है। जी आयशा बताएं कहाँ तक पहुंची? आपने चिकन फ्राई कर लिया था उस वक्त जब हम ब्रेक पर जा रहे थे। जी बिल्कुल, मैंने फ्राई कर लिया था। अब मैंने लजानी के जो है लेयर्स लगाना शुरू की है। सबसे पहले मैंने रेड सॉस लगाया है नीचे ताकि ड्राई ना हो लजानिया। फिर उसके बाद मैंने ये जो यहाँ पे बॉईल करके लाई थी ये लजानी की स्ट्रिप ये लगा रही हूँ और साथ वाइट सॉस है। अब मेरे पास यहाँ चिकन भी है, वो गल गई है, क्रिस्पी हो गई है, तो हम वो लगा लेते हैं। जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे टाइम ना हो और क्रिस्पी चिकन लजानिया बनाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, सब रोसों के जो चिकन नगेट्स हैं आप उसको भी लेयर्स में इस तरह से लगा सकते हैं, वो भी इस तरह क्रिस्पी होते हैं और आप उसे भी इंजॉय कर सकते हैं। अब हमने चिकन रख दिए, चिकन पे भी हम रेड सॉस डालेंगे, थोड़ा सा अच्छा सा कलर देंगे। अच्छा मैंने एक लेयर जो है वो चीज़ की भी लगाई है ताकि चीज़ जो है वो बीच में भी जब हम अंदर से भी देखें जब काटें तो चीज़ भी नजर आए और चीज़ से भी इंजॉय करें। तो एक मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है। यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ जो होती है उसमें दोनों चीज़ शामिल होती है, मोज़रेला भी और उसमें चेडर चीज़ भी शामिल होती है, तो वो भी हमने उसमें शामिल कर दी है। यहाँ मेरे पास रखी है, ऊपर से भी हम करेंगे। अब ये एक लेयर हमने और लगा दी है। अब हम इसमें भी रेड सॉस लगाएंगे, कॉर्नर्स में भी रेड सॉस लगाएंगे ताकि जो है हमारी लजानिया वो है थोड़े ड्राई ना हो और जूसी से रहे। जबरदस्त। हमारे पास बिल्कुल आखिरी वक्त रह गया है, तो हमारी वो जो ड्रिंक आपने बनानी थी उसकी तरफ भी आ जाएं प्लीज। चलें ठीक है, फिर बस मैं आ रही हूँ, इसे हम कंप्लीट करूंगी मैं। और ड्रिंक बनाने के लिए इसको अभी आप रखेंगे, ड्रिंक बनाने के लिए हमने यहाँ पे जी बस थोड़ी सी अगर आखिरी लेयर लगा रही थी मैं, थोड़ा सा अगर टाइम है तो मैं लगा के टाइम नहीं है इसीलिए तो मैं कह रहा था। ये शिफा जो है वो आपको फिर से उसने लजानिया की तरफ माइल कर दिया। भाई शिफा आपके पास 2 कान हैं जी, बस उसने आपने 3-4 अलग से सुराख भी करवाए हैं, फिर भी आप सुन नहीं रही हैं। ये क्या मामला है बताएं भाई। ये देखिए आधी, ये देखें ये चीज आधी तो नहीं हो सकता ना मामला, पूरा तो करना है उस बेचारी ने मासूम। वक्त पूरा हो जाएगा फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि बस थोड़ा सा ये 2 मिनट कल बना लेंगे। चलें ये देखें मैंने केचप डाल दिया, शिमला मिर्च डाल दी और टमाटर डाल दिए हैं और ओरिगानो डाल दिया और ये कंप्लीट हो गया। बस ये ओवन में जाता है बेक होने। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। और फिर हम इसे मैं रखती हूँ ओवन में बेक होने। अब ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। ड्रिंक बनाने के लिए हमने स्वीट मेलन लिया है, खरबूजा लिया है जी, खरबूजा डाल देते हैं हम। और हम इसमें डालेंगे ऑल पर्स मिल्क जो ग़िज़ायत से भरपूर है और खालिस अपने फॉर्म में तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें आपने ऑल पर्स डालना है और आपने जो है वो ये सारी चीज़ें जो डालनी है, लेकिन ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। इस ड्रिंक को आप कल बनाइएगा, वरना जो है वो हमारे अफ्तार का वक्त जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। नाज़रीन चलते हैं इस्लामाबाद के अफ्तार की तरफ।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। लेकर चलते हैं आपको प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ जिन्होंने आज रोज़ा रखा है और जिनकी आज रोज़ा खुशाई है। दिखाएं जी, तस्वीरें दिखाएं, कौन कौन से बच्चे कहाँ कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। ये हैं अरहम मोहम्मद बशीर अमेरिका से, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अगली तस्वीर हयाम अहमद कश्मीर से, इन्होंने भी रोज़ा रखा। हार देखें, हार इनसे बड़ा लग रहा है, क्या बात। अच्छा, मोहम्मद दानिश और इनाया दानिश अबू धाबी से, इनकी तो दस्तरखान सजी हुई है माशाल्लाह। हाँ, और कौन है? मलिक मोहम्मद सुफियान इस्लामाबाद से, ये तो बॉस है जी, ये तो बॉस है। ठीक है, मास्क भी पहनाया हुआ है इन्होंने। मोहम्मद अली रावलपिंडी से, इनका भी हार बहुत बड़ा है, इनसे भी बड़ा हार है इनका। मोहम्मद अशर शहरियार पेशावर से। अच्छा जी, मोहम्मद उस्मान रावलपिंडी से, इनका भी हार पाँव तक लग रहा है बस। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। रिजाब नूर है ये लाहौर से, इन्होंने भी रोज़ा रखा, दुआ मांग रही है ये। और सोहेल अहमद हैदराबाद से, ये तो कोई बड़ी तकरीब मेरे ख्याल में थी इनके लिए। तो लुबाबा महमूद इस्लामाबाद से, बड़ा डिफरेंट सा नाम है इनका। तैयार हुई है ये भी बड़ा फ्रॉक श्रॉक पहन के। और ये बच्चों के आज रोजे थे जी। अब चलते हैं जी, हमारा सेगमेंट है बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। रोज़ा मेरे अजीज़ों इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम भूखे प्यासे रहे और जो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उस पर अमल न करे। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गैर मुस्लिमों पे जबर करके उनको इस्लाम में दाखिल नहीं किया जा सकता। और मुसलमानों के लिए क्या हुक्म है? कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को, कुरान और सुन्नत को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरक़ेबाजी में मत पड़ो। ये दीन इस्लाम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मैं एक सफ़र में बांग्लादेश गया तो उनके जो अक़लियती उमूर के वज़ीर थे वो हिंदू थे। उन्होंने बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा जिस दीन का आगाज़ इससे होता हो कि अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, जिस दीन का इख्तिताम इस पे होता हो कि वाह अलैकुमुस्सलाम, वो दीन कैसे दहशत गर्दी वाला या इंतहा पसंदी वाला या लोगों के हकूक मारने वाला हो सकता है। हम अल्लाहु अकबर करके नमाज का आगाज करते हैं, अल्लाह की तकबीर को बयान करके, और इख्तिताम किस पे करते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सब पे सलामती भेजते हैं, तुम पर सलामती हो जाए। और दुआ क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, ए अल्लाह तू सलामती देने वाला है, तू सलाम है और तुझसे सलामती है। हर वक्त ये रहमत वाला, अज़मत वाला, मग़फ़िरत वाला, सलामती वाला, गमखारी वाला, हमदर्दी वाला महीना है। इसका बहुत तेज़ी से कुरान करीम में कहा गया अय्यामम मादूदात, ये चंद गिने चुने दिन हैं, साल बाद एक महीना आता है। मेरे अजीज़ों, आइए अज़म करें, इरादा करें, वादा करें अपने रब के साथ कि अल्लाह हम तेरा हक भी अदा करेंगे। कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, तरावी पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, ये अल्लाह का हक है। और अल्लाह के बंदों का हक अच्छे इखलाक से पेश आना, मोहब्बत से पेश आना, रवादारी से पेश आना, किसी के इमलाक पे कब्ज़ा ना करना, किसी की जायदाद पे कब्ज़ा ना करना, बच्चियों को, अपनी बेटियों को तालीम देना, अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा देना, अपने घर वालों के साथ हुस्ने सलूक करना, अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करना, ये बंदों के हक है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद दोनों पूरे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आज की ट्रांसमिशन से नाजरीन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी कल। हमें और पाकिस्तान को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।